जी स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन डेटाबेसेस। हमने डेटाबेसेस की बहुत डिटेल में पढ़ ली है, सारी चीज़ें कर ली हैं, इसके ऊपर हमने लैब भी परफॉर्म कर ली है सारी चीज़ें। बट आज हम सिर्फ इसकी एक ओवरव्यू करेंगे। डेटाबेसेस ऑन AWS। चैलेंजिंग रनिंग रिलेशनल डेटाबेस ऑन प्रेमिसेस। हमने पढ़ा था कि अगर हम खुद की डेटाबेस बनाते हैं या हम खुद की डेटाबेस सेटअप करते हैं तो उसके लिए उसके तमाम जो भी कॉन्फ़िगरेशन टास्क होते हैं वो खुद करने पड़ते हैं। सर्वर मेंटेनेंस एंड एनर्जी फुटप्रिंट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, डेटाबेस बैकअप करना, उसकी हाई अवेलेबिलिटी, लिमिट्स ऑन स्केलेबिलिटी, तो ये सारा कुछ हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन जब हम RDS यूज़ कर रहे थे तो RDS के अंदर जो मैनेज सर्विस होती है AWS की, उसके अंदर सारा कुछ हमें नहीं करना पड़ता। तो अगर आप क्लाउड डेटाबेस यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाएंगे। जिस तरह पर्पस बिल्ड, आपको कोई भी डेटाबेस चाहिए किसी पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। डिजाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस, फुली मैनेज सर्विस होती है, उसकी स्केलिंग लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली हो रही होती है। बिल्ड फॉर बिजनेस क्रिटिकल वर्कलोड, तो किसी पर्पज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो एक बेनिफिट होता है क्लाउड का। अगर क्लाउड के ऊपर कोई डेटाबेस यूज करते हो उसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलते हैं। जब आप कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर चूजिंग एनी डेटाबेस इन द क्लाउड। लाइक यू हैव टू कंसिडर डाटा स्ट्रक्चर, कि आपका डाटा स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर डाटा या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सो ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ दैट डिसीजन आप कोई ना कोई डेटाबेस लेते हो क्लाउड के ऊपर। अगर तो स्ट्रक्चर डाटा है देन यू मस्ट गो फॉर रिलेशन डेटाबेस। एंड इफ यू आर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा देन यू ऑप्ट ऑब्वियसली कौन सी वाली, डायनामोडीबी, जो हमारे पास नॉन रिलेशन डेटाबेस होती है। इससे डाटा साइज कौन सा है आपका। ठीक है, तो हमने चीज़ें पढ़ी थी। जिस तरह अगर आपको एसक्यूएल चाहिए, सिंपल एसक्यूएल, तो उसके अंदर आपको जो स्टोरेज मिलती है वो जरा कम मिलती है। बट अब अगर आप जाते हो अरोरा ऑप्शन के पास, तो वहाँ पे आपको जो माई एसक्यूएल का साइज ज़्यादा मिलता है। तो आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, कॉस्ट बहुत मैटर करती है, ये भी आपको देखना पड़ता है। एक्सेस पैटर्न्स, डाटा बिहेवियर क्या है आपका, एंड परफॉर्मेंस कैसे चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं जिससे आप देखते हो। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह की डेटाबेसेस होती हैं। दो तरह डेटाबेसेस होती हैं, एक होती है एसक्यूएल डेटाबेस, एक होती है नो एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल के अंदर हमारे पास आता है अमेजोन RDS और रेडशिफ्ट आता है। लेकिन जो नो एसक्यूएल होती है वो होती है अमेजोन डायनामोडीबी, हमारे पास होता है नेपच्यून, होता है इलास्टिक कैशिया होता है। हमने जो लैब की थी वो हमने RDS की लैब की थी और डायनामोडीबी की लैब की थी। बाकी की लैब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, इसको सिर्फ आप ऐसे ही पढ़ लें। ठीक है, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन वर्कलोड है आपका जहाँ पे ट्रांजेक्शन होनी है तो उसके लिए आप एसक्यूएल के अंदर RDS और नो एसक्यूएल के अंदर डायनामोडीबी यूज कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स और रिलेशनशिप जहाँ पे आपको एनालिसिस करना डिफरेंट चीज़ों को, तो उसके लिए आप रेडशिफ्ट का यूज़ कर सकते हो, नेपच्यून का यूज़ कर सकते हो। इसलिए अगर आपको कोई फास्ट परफॉर्मेंस डेटाबेस चाहिए, जहाँ पे डेटाबेस होती है समटाइम कुछ डेटाबेस ऐसी होती हैं जो डाटा को कैशी कर लेती हैं, मेमोरी में स्टोर कर लेती हैं, तो उसके लिए आप इलास्टिक कैशी सर्विस का यूज़ कर सकते हो जो नो सीक्वल के अंदर आती है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसकी परफॉर्मेंस फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट परफॉर्मेंस आपको ये देती है। तो हमने ये भी पढ़ा कि हाउ वी कैन स्टोर डाटा इन बोथ डेटाबेसेस इन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, के हमने कंप्लीट लैब भी परफॉर्म की। यहाँ पे हम रोज एंड कॉलम्स के अंदर टेबल बना के प्रॉपरली हम डाटा स्टोर करते हैं। नो एसक्यूएल के अंदर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे की वैल्यू डेटाबेस होती है। की वैल्यू मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हम की डिफाइन करते हैं किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, और स्कीमा, एसक्यूएल के अंदर जो स्कीमा होता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है, फिक्स होता है। लेकिन नो एसक्यूएल के अंदर डायनामिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्वेरी हम यहाँ पे एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं क्वेरी करने के लिए, और यहाँ पे हम डिफरेंट कीज होती हैं उसका यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन टर्म ऑफ एग्जाम, कि एसक्यूएल के अंदर आपको वर्टिकल स्केलिंग देखने को मिलती है और नो एसक्यूएल के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग देखने को मिलती है। एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबको क्लियर है या मैं बता दूं। वर्टिकल के अंदर क्या होता है कि आपकी अगर कोई डेटाबेस बनी हुई है, कोई सर्वर चल रहा है, तो
एग्जिस्टिंग सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है ऑटोमेटिकली। जहाँ पे पहले 4 GB रैम थी उसको 8 कर देता है, 2 वर्चुअल CPU थे उसको 6 कर देगा। नो एसक्यूएल के अंदर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब अगर एक सर्वर बना हुआ है उसकी कैपेसिटी कम पड़ गई है, तो एक और सर्वर और सेम स्पेसिफिकेशन का बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जितनी भी डेटाबेसेस होती है हमारे पास, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, उनके तमाम यूज कैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आप किस पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हो। जिस तरह आरडीएस होती है, अमेजोन आरडीएस या अरोरा होता है, उसके जितने भी डेटाबेस इंजन होते हैं, माई एसक्यूएल, ओरेकल, सारा कुछ, उनको आप यूज कर सकते हो फॉर ट्रांजेक्शन वर्कलोड। ठीक है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहाँ पे आप कस्टमर का डाटा स्टोर हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। ठीक है। तो उसके लिए आप इन सर्विस का यूज कर सकते हो। रेड शिफ्ट को हम आगे जाके पढ़ते हैं। इलास्टिक कैश को हम यूज करते हैं। इलास्टिक कैश हमारे पास जो है ना वो नो एसक्यूएल डेटाबेस होती है। बट अगर आपको कोई ऐसी डेटाबेस चाहिए जहाँ पे आपको लेटेंसी बहुत कम देखने को मिले, जहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड एक्सट्रीमली फास्ट रिस्पॉन्ड मिले, आपको एक्सट्रीमली फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए आपको डाटा को रिट्रीव करने के लिए। ठीक है। ऐसी डेटाबेस जो अपनी मेमोरी के अंदर डाटा को कैशी कर ले फॉर लॉन्ग टर्म एंड जो है ना वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, तो उसके लिए इलास्टिक कैशी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इट रिक्वायर्स सब मिली सेकेंड, ठीक है, लेटेंसी, सच एज गेमिंग, लीडर बोर्ड, चैट, मैसेजिंग, स्ट्रीमिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो किसी भी एप्लीकेशन से के लिए आप, अगर आपको सब मिली सेकेंड लेटेंसी चाहिए बहुत कम अपने यूजर्स के लिए, तो उसके आप इलास्टिक एसडी का यूज कर सकते हो। नेपच्यून होती है हमारे पास। नेपच्यून जो होती है ना, इसको हम यूज करते हैं, ये हमारी एक तरह की होती है एप्लीकेशन विद यूज कैसी डाटा रिक्वायर नेविगेशन ऑफ हाईली कनेक्टेड डाटा सच एज सोशल मीडिया फीड्स, रिकमेंडेशंस एंड फ्रॉड डिटेक्शन। इसको हम बोलते हैं कि जो नेपच्यून होती है हमारे पास एक ग्राफिकल डेटाबेस होती है। अगर आप ग्राफिकल डेटाबेस चाहिए जहाँ पे आपको सोशल न्यूज़ फीड्स जो होती हैं, इस तरह की चीज़ें अगर आपको स्टोर करनी है उसके अंदर, ठीक है, तो उसके लिए आप नेपच्यून का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ग्राफ्स की सूरत में अगर आप डाटा को देख रहे हैं तो उसके लिए आप नेपच्यून का यूज़ कर सकते हैं। डायनामोडीबी का आपको पता है कि वो हमने पढ़ लिया। डायनामोडीबी हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेस होती है। जहाँ आप देख सकते हैं रिलेशन डेटाबेस चाहिए आपको, ठीक है, तो उसके लिए आप आरडीएस यूज कर सकते हैं। रिलेशन डेटाबेस चाहिए जहाँ पे आपको माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल डेटाबेस कंपैटिबल डेटाबेस चाहिए और जिसकी स्पीड और स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आप अरोरा यूज कर सकते हैं। आपको नॉन एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए एंड फुली मैनेज चाहिए, तो उसके लिए आप डायनामोडीबी का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिकल डेटाबेस चाहिए जहाँ पे आप तमाम चीज़ों को एज अ ग्राफ के अंदर स्टोर करें और देखें, तो उसके लिए आप नेपच्यून का यूज कर सकते हैं। इलास्टिक कैशी क्या होती है? एक रेडिस मानी डेटाबेस होती है हमारे पास ना, जो ओपन सोर्स डेटाबेस होती है, रेडिस होती है, मैम कैशी होती है, जो डाटा को स्टोर कर लेती है अपनी कैशी के अंदर। तो एग्जाम में आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि कोई ऐसी डेटाबेस जो रेडिस और मैम कैशी के कंपेटिबल हो, उनको सपोर्ट करती हो, तो उसके लिए आप इलास्टिक कैशी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और रेड शिफ्ट जो होता है, ये वेयर हाउस होता है, इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जाके लेक्चर के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक होता है डेटाबेस जहाँ पे आप नॉर्मली डाटा स्टोर करते हो, कंपनी डाटा स्टोर करती हैं बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, ठीक है, उसकी स्टोरेज भी डाटाबाइट्स के अंदर होती है। लेकिन कुछ होती हैं हमारे पास डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस काम करती है एट अ मैसिव लेवल के ऊपर, जहाँ पे आपको एक सेंट्रल रिपोजिटरी, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म डाटा वेयर हाउस। ठीक है। जो वेयर हाउस होता है ना कि उसके अंदर हम एडिशनल चीजें स्टोर कर लेते हैं, डाटा वेयर हाउस, तो उसके लिए आप इसका यूज करते हैं डाटा वेयर हाउस का। डाटा वेयर हाउस जो है ना, आप फर्ज कर लें आपको डिफरेंट डाटाबेसेस बनी होती हैं, आपकी डिफरेंट डाटाबेसेस बनी है डिफरेंट रीजन्स के अंदर। एक डाटाबेस आपकी चल रही है नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, एक यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डिफरेंट रीजन के अंदर चल रही है, बट एक कंपनी की। बट आप चाहते हैं कि उन जितनी भी डाटाबेसेस चल रही हैं उन तमाम का जो डाटा है ना वो एक जगह पे सेंट्रली आगे प्लेस हो जाए, एक जगह आगे स्टोर हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली तमाम डाटाबेस को आपने एक जगह इकट्ठा करना है, उसके लिए आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए एंड उस स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए, आपको वहाँ पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं डाटा वेयर हाउस। तो जो डाटा वेयर का आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे इस तरह दिया गया कि जिस तरह आपके पास 3 टीयर आर्किटेक्चर होता है, टॉप टीयर, वेब टीयर जिसको हम बोल सकते हैं, मिडिल टीयर होता है, एप्लीकेशन टीयर, और फिर बॉटम टीयर होता है हमारा जहाँ पे डेटाबेस ही चल रही होती है। द टॉप टीयर इज द फ्रंट एंड क्लाइंट,
दैट प्रेजेंट्स रिजल्ट्स थ्रू रिपोर्टिंग एनालिसिस एंड डाटा माइनिंग टूल्स। कि जहाँ पे प्रेजेंटेशन टीयर भी इसको हम बोलते हैं, कि जो भी एप्लीकेशन की जो फर्स्ट लेयर होती है, जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वेब टीयर, जहाँ पे हम सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, वो उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। फिर मिडिल टीयर हो जाती है जहाँ पे प्रोसेसेस के, जहाँ पे जितने प्रोसेसेस होते हैं वो यहाँ काम करते हैं मिडिल टीयर के ऊपर, हमारी एप्लीकेशन चल रही होती है मिडिल टीयर के ऊपर। फिर हमारी आती है लास्ट पे डाटा बेसिस, जो हमारा लास्ट पे डाटाबेस चल रहा होता है, डाटाबेस टीयर होता है। जो डाटा वेयर का यूज केस क्या है? टिपिकली बिजनेस यूज अ कॉम्बिनेशन डाटाबेस, अ डाटा लेक एंड डाटा वेयर हाउस टू स्टोर एंड एनालाइज डाटा। जब भी डाटा वेयर हाउस की बात होगी ना, तो वहां पे आपको एक टर्म देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी, डाटा लेक। ठीक है। डाटा लेक क्या होता है? कि जहाँ पे एक लेक होती है ना, जहाँ पे पानी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा होता है, कर रहा होता है, जा रहा होता है। ठीक है। इसी तरह जो डाटा वेयर हाउस है, इसके डाटा हम स्टोर करते हैं डाटा लेक के थ्रू, यहाँ पे डाटा लेक्स बनती हैं। ठीक है। और वहाँ पे डिफरेंट डाटाबेसेस को बैकएंड के ऊपर जोड़ा जाता है, और उन लेक्स के अंदर आपको डाटा जो है ना वो फ्लो करके आपके डाटा वेयरहाउस के अंदर आके स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, लोड द डाटा इनटू डाटाबेस आर डाटा लेक। तो यहाँ पे हम डाटा लेक के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। एक्सप्लोर एंड प्रे पर डाटा, सिलेक्ट द डाटा टू मूव इट टू अ डाटा वेयर। तो यहाँ पे हम डाटा वेयर जहाँ पे अपने स्टोर करना है, वहाँ पे हम उसको मूव करते हैं। परफॉर्मिंग रिपोर्टिंग, फिर आपको जो भी वहाँ पे कोई सर्चेस करनी है, डाटा को एनालाइज करना है, डिफरेंट अपनी चीज़ें करनी है, तो आप इजिली वहाँ पे कर सकते हो। तो डाटा वेयर हाउस के अंदर हम डाटा लेक्स बनाते हैं, डाटा को स्टोर करने, डाटा को फ्लो करने के लिए। तो वो जो डाटा वेयर हाउस होती है, वो सर्विस एडब्ल्यूएस के अंदर काम करती है डाटा रेड शिफ्ट के नाम से, उसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट इज अ फुली मैनेज डाटा वेयर हाउस सर्विस इन द क्लाउड। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज आ गया एडिशनल, फुली मैनेज्ड। यहाँ पे हमें मैनेज नहीं करना पड़ेगा, ये फुली मैनेज सर्विस होती है। यू कैन यूज इट टू रन कॉम्प्लेक्स एनालिटिक क्वारीज अगेंस्ट पीटाबाइट स्ट्रक्चर डाटा। कि अगर हमारे पास एक्साबाइट पीटाबाइट्स के अंदर डाटा स्टोर है, ऑब्वियसली वहां पे हम सिंपल एक एसक्यूएल लैंग्वेज कमांड चला के डाटा को सर्च नहीं कर सकते, क्वेरी नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है हमारे पास। ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारे पास डिफरेंट बीआई टूल्स यूज होते हैं, डिफरेंट थर्ड पार्टी टूल्स का यूज कर सकते हैं डाटा को सर्च करने के लिए। तो जितनी भी सर्चेज होती है वो हम फिर कहाँ करते हैं? अमेजोन रेड शिफ्ट के अंदर करते हैं, वेयर हाउस के अंदर करते हैं। ठीक है। मतलब एक जगह लोग कम है, अब वहां पे किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को ढूंढ सकते हो, जल्दी ढूंढ सकते हो। लेकिन एक जगह बहुत ज्यादा हजूम है, आप वहां पे उस स्पेसिफिक पर्सन को जल्दी नहीं ढूंढ सकते, टाइम लगेगा। इसी तरह डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक जगह बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ, तो वहां पे सर्च करना, डाटा को रिट्रीव करना इतना आसान काम नहीं होता। फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि ये हमारे पास फुली मैनेज सर्विस होती है, तो उसकी सिक्योरिटी, कंपैटिबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारा कुछ कौन कर रहा होता है? एडफल खुद कर रहे होते हैं। ये की आइडियाज पढ़ लें। डाटा वेयर हाउस इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन that can be analyzed to make more informed decisions. A data warehouse can contain multiple databases. ठीक है। Amazon Redshift is a fast, fully managed data warehouse service and is scalable with virtually no downtime. Amazon Redshift monitors clusters automatically and nearly continuously and has encryption built in, कि यहाँ पे आपको encryption भी मिलती है। जी भाइयों, यहाँ तक बताएं, क्लियर है सबको? तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डीएमएस। डीएमएस क्या होता है? डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस that migrates databases to Amazon Web Service quickly and securely। क्लाउड के अंदर, हमारे पास एक सर्विस होती है डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। कि फर्ज कर लें, ऑन प्रेमिसेस के ऊपर आपका डाटा पड़ा हुआ है, डेटाबेस बनी हुई है आपकी ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, उसको अपने लेके जाना क्लाउड के ऊपर, किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के ऊपर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, डीएमएस का यूज करते हैं। इसका यूज कैसे, क्या है, फीचर्स क्या है? माइग्रेट डाटा टू एंड फ्रॉम मोस्ट डेटाबेसिस। आपने क्लाउड से ऑन प्रेम से डाटा को शिफ्ट करना है, ऑन प्रेम से क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करना है, तो आप इजीली कर सकते हैं इस सर्विस को यूज करते हुए। कीप द सोर्स डेटाबेस ऑपरेशनल एंड ड्यूरिंग माइग्रेशन। तो ड्यूरिंग माइग्रेशन आपको आपको डाउन टाइम नहीं आएगा, वहां पे आपकी डेटाबेस रनिंग फॉर्म में रहेगी। कीप एप्लीकेशंस लाइव आर रनिंग ड्यूरिंग माइग्रेशन। एप्लीकेशन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेब टीयर के ऊपर। कंडक्ट सिंटैक्स माइग्रेशन कन्वर्जन, रेप्लिकेट डाटा नियर कंटिन्यूसली।
कि हमारा जो भी अप टू डेटा होगा वही वहाँ पे क्या हो रहा होगा, रेप्लिकेट हो रहा होगा। कंसोलिडेटेड डेटाबेसेस डिप्लॉयड द मल्टी एजी फॉर हाई अवेलेबिलिटी जोन एंड फेल ओवर सपोर्ट। यहाँ पे फेल ओवर मिलता है, डिफरेंट इसके फीचर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाई गई है जहाँ पे बताया गया नियर कॉन्टिन्यूस डेटा एप्लीकेशन, कि ये हमारा सोर्स है अरोरा इंस्टेंस, और इसको मैंने मूव करना है माई एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, डेस्टिनेशन हमारी क्या है, माई एसक्यूएल डेटाबेस। हमारा डाटा कहाँ पे स्टोर है, नेशनल अरोरा के अंदर। तो डेटाबेस चेंज करनी है हमने, ठीक है, अरोरा से उठा के माई एसक्यूएल अंदर लेके जाना है। तो वहाँ पे सर्विस यूज कर देंगे, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, डीएमएस। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी डाटा यहाँ पड़ा होगा उसको वो उठा के यहाँ रेप्लिकेट कर देगा। तो ये बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। अगर मैं इसकी आपको लैब वैसे है तो नहीं आपके यहाँ पे, बट लैब कराऊँ तो ये मैक्सिमम 20 या 25 मिनट्स की लैब है, हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्लाउड है हमारा, ये ऑन प्रेमिसेस है। तो ऑन प्रेमिसेस से आपको जो भी डाटा होगा वो आपका सारा काम स्टोर हो रहा होगा आप क्लाउड के ऊपर, डेटाबेस माई एसक्यूएल के अंदर स्टोर हो रहा होगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मल्टी रीजन का भी ऑप्शन मिलता है कि आपने अगर एप्लीकेशन करना है तो मल्टी रीजन जा सकते हो। वो सारी चीज़ें फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ऑप्शन वगैरह। इसी तरह अगर आपने क्लाउड से डाटा को मूव करना है आपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, डीएमएस यूज़ करोगे, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस का यूज़ करोगे। ठीक है भाइयों। ये माइग्रेशन प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस है जी इसका हमारे पास। ये सोर्स डेटाबेस है जिससे डाटा कॉपी करना है। ये सोर्स एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो हम क्रिएट करते हैं, सोर्स एंड पॉइंट, टारगेट एंड पॉइंट दोनों क्रिएट करते हैं। ये डीएमएस सर्विस है, डीएमएस सर्विस पे क्लिक करते हो तो उसके अंदर ही आपकी तीन चीजें मिलती हैं, सोर्स एंड पॉइंट जहाँ से डाटा कॉपी करना है, टारगेट एंड पॉइंट जहाँ पे डाटा आपने लेके जाना है डेस्टिनेशन के ऊपर। ठीक है, एंड पॉइंट पता ना क्या होता है, जब हम डेटाबेस बनाते हैं उसको एंड पॉइंट्स हम कॉपी करते हैं, वो एंड पॉइंट्स की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे एक हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं रेप्लिकेशन इंस्टेंस के नाम से, वो क्रिएट करते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको रैम देते हैं, मतलब एक सर्वर बनाते हैं। ठीक है, और फिर जैसे उसको एंटर करते हैं तो हमारा इजीली तमाम डाटा यहाँ पे कॉपी हो जाता है हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर। बहुत इजी लैब होती है हमारी, तो इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। तो कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, सोर्स टारगेट्स एंड पॉइंट्स होते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो माइग्रेशन होती है वो दो तरह की होती है। जो माइग्रेशन करते हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है होमोजीनियस माइग्रेशन, एक होती है हेट्रोजीनियस माइग्रेशन। होमोजीनियस माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, आपका सोर्स और टारगेट सेम होता है। ठीक है, कि मतलब अगर आपके सोर्स के अंदर माई एसक्यूएल चल रही है तो टारगेट के अंदर भी माई एसक्यूएल ही होगी, आरडीएस ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नो एसक्यूएल चल रही है तो आपके टारगेट के ऊपर भी नो एसक्यूएल ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, इन होमोजेनियस डेटाबेस माइग्रेशन द सोर्स एंड टारगेट डेटाबेस इंजन्स आर द सेम। या तो सेम होंगे वो कंपैटिबल होंगे, जिस तरह ओरेकल से आप आरडीएस पे लेके जा सकते हो। ठीक है, आप माई एसक्यूएल से आरडीएस पे लेके जाते तो डिफरेंट उसके लिए आपस में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए उनकी। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस के अंदर आपका सोर्स और टारगेट ये डिफरेंट होता है। मतलब कि अगर फर्ज कर लें ऑन प्रेमिसेस के ऊपर डेटाबेस चल रही है, वो चल रही माई एसक्यूएल, और आपने लेके जाना है उसको कहाँ पे, डायनामो डीबी पे लेके जाना है अपने डाटा को, तो उसके लिए फिर आप हेट्रोजीनियस वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे सोर्स और टारगेट अलग अलग है। लेकिन इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है, होमोजीनियस के अंदर और हेट्रोजीनियस के अंदर, कि अगर तो होमोजीनियस माइग्रेशन है आपकी, जहाँ पे सोर्स और टारगेट आपके सेम है, कंपेटिबल है आपस में, तो वहाँ पे हमारा जो काम होता है एक सिंगल स्टेप में हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक हम डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस यूज करेंगे, सोर्स एंड पॉइंट, टारगेट एंड पॉइंट, और उसको रेप्लिकेट कर देंगे, हमारा डाटा रेप्लिकेट हो जाएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस के अंदर ये काम हमारे पास दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम यूज करते हैं AWS SCT टूल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, जब भी हमारे पास सोर्स और टारगेट अलग अलग होंगे, अलग नेचर के होंगे, तो वहां पे हम AWS SCT टूल का यूज करेंगे। एससीटी क्या होता है, एससीटी को हम बोलते हैं स्कीमा कन्वर्जन टूल, स्कीमा कन्वर्जन टूल बोलते हैं इसको। ठीक है, जिससे क्या होता है कि सबसे पहले
हम अपने डाटाबेस का स्कीमा चेंज करते हैं, अपने डाटा का स्कीमा चेंज करते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्ट्रक्चर जो होता है। ठीक है, कि ओब्वियसली अगर हम सीक्वल से नो एसक्यूएल के ऊपर लेके जा रहे हैं डाटा को, तो पहले उसका स्कीमा चेंज करना पड़ेगा, डाटा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, फिर ही वो जाकर स्टोर होगा ना डाटाबेस के अंदर। तो उसके लिए यूज करते हैं एस सी टूल का। तो एस सी टूल क्या करता है? आपके डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज कर देता है। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, डीएमएस को यूज करते हुए ये हमारी फिर सोर्स बन जाती है और ये टारगेट बन जाता है, उसको आपस में हम माइग्रेट करवा सकते हैं इजीली। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। हेटेरोजीनियस के अंदर एक एडिशनल स्टेप होता है जहाँ पे हम एचसीडी टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पढ़ भी लेंगे एचसीडी होता क्या है। एचसीडी कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्कीमा एंड कोड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन डेटाबेस इंजन टू अनदर। It is used for heterogeneous migration. You can convert a relational schema or a data warehouse schema. Database objects that are SCD converts include the source database। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मुझे आप बता दें कि यहाँ तक क्लियर है सबको? तो एससीडी किन किन माइग्रेशन के अंदर, किन किन हेटेरोजेनियस माइग्रेशन के अंदर आपकी हेल्प करेगा? तो बता रहा है कि अगर सोर्स के अंदर ओरेकल है तो उसको आप लेके जा सकते हो अरोरा के पास, माई एसक्यूएल के पास, पोस्टग्रे के पास, मारीडीबी के पास, कन्वर्ट कर सकते हो एससीडी के थ्रू। ठीक है। इसी तरह अगर ओरेकल डाटा वेयर हाउस है तो उसको रेडशिफ्ट में लेके जा सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस चल रही है आपकी, एसक्यूएल डाटाबेस चल रही है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, तो उसको आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो अरोरा के ऊपर, माई एसक्यूएल के अंदर, पोस्टग्रे के ऊपर। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि एस सी टी हेल्प कहाँ करेगा आपकी, किन किन इसकी कन्वर्जन में आपकी हेल्प करेगा। आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पे हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन अलग होगा वहाँ पे एससीडी टूल का यूज़ करेंगे। जहाँ पे हमारा सोर्स और टारगेट सेम डेटाबेस होगी, सेम टाइप की, सेम नेचर की, वहाँ पे हम सिंपल डीएमएस यूज़ करेंगे। जी नुमान आलम, आपका क्वेश्चन था, पूछें। सर मेरा सवाल ये था कि जो उसकी जो ग्राफिकल डेटाबेस जो होता है, हम्म। तो ये उसको सीएलआई पे भी ले जाता है। जो ग्राफिकल होता है हमारे पास लाइक नेपच्यून, ये- तो ये इसको उसके उसकी लिए, उसके लिए मेरा ख्याल है ये उसको सपोर्ट नहीं करता। आप एससीडी की बात कर रहे हैं ना, उसके यहाँ पे देखें, ये नेपच्यून के लिए उसने यहाँ पे कहीं भी उसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। यहाँ पे सोर्स और टारगेट कहीं भी उसको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो आई थिंक जो एससीडी टूल होता है ना, ये ये- नेपच्यून को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है। ठीक है। अगर करता ठीक। तो यहाँ पे हमें कहीं नजर आ जाता। तो सिर्फ यही कन्वर्जन है जिनके लिए आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपकी सोर्स ये है और आपने उसको स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर लेके जाना है तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो एससीडी टूल का। तो ये आप उसने ओके बता ठीक। दिया।